नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने या BSER ने वर्ष 2023 के लिए जो प्रश्न पत्र का मॉडल प्रस्तुत किया है, मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टाइप के कितने कितने प्रश्न कितने कितने नंबर के आपकी क्लास में आएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं। देखिएगा, भूगोल में टोटल 56 नंबर का पूर्णांक आपका लिखित कार्य का होगा। इस 56 नंबर में हम देखें तो ये उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण है, इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रमुख वर्गीकरण जो है उसके बारे में बात करते हैं। प्रमुख वर्गीकरण में हम प्रश्नों के प्रकारों की बात करते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके आने हैं कितने, लगभग 13 प्रश्न आने हैं। 13 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। तो कुल मिलाकर के लगभग 23.5% के आसपास 23.23% मार्क्स का परसेंटेज इनका रहने वाला है। और 4 प्रश्न आपके ये अति लघुत्तरात्मक आएंगे। तो कुल मिलाकर के हम देखें ना तो 17 प्रश्न, कितने 17 प्रश्न हमारे 1 अंक के होंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न जो है ना 17, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो 12 प्रश्न हमारे होने हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी 12, तो 12 प्रश्न हमारे 1.5 अंक के होंगे। तो सबसे ज़्यादा संख्या और सबसे ज़्यादा मार्क्स परसेंटेज इन्हीं के पास में है, इनके बाद। तो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इन दोनों को तैयार करने के लिए आपको सीधे निबंधात्मक प्रश्न पढ़ने चाहिए। इन निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छे से पढ़ोगे तो इन्हीं में से ज़्यादातर प्रश्न आपके ये आते हैं। बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया है, उस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। उसके जो पूरे प्रश्न हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और इस क्लास से आगे भी अन्य जो मॉडल पेपर्स हमारे पास उपलब्ध होंगे वो मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो यदि आप देखें तो आपके चैप्टर वाइज भी बोर्ड ने ये दिया है कि जैसे आपकी जो फर्स्ट वाली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो उसमें भी देखिए जैसे पहला चैप्टर है तो आपके पहला चैप्टर बताया है कि 2 नंबर का है। पहला चैप्टर 2 नंबर का है। फिर दूसरा चैप्टर आपका जनसंख्या वाला जो है वितरण घनत्व और वृद्धि, वो 2.5 नंबर का है। ऐसे ही जनसंख्या संगठन वाला जो चैप्टर है आपका वो 1 नंबर का। मानव विकास वाला टॉपिक है। अब देखिए मानव विकास दोनों किताबों में रहता है आपके। मानव विकास का जो टॉपिक है वो दोनों किताबों में रहता है। तो एक में ये 1 नंबर का है और एक में 2.5 नंबर का है। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, तो 2.5 और 1 3 हो गया। ऐसे ही ये एक बस्तियों वाला टॉपिक और आपके रहता है, ये मानव बस्ती वाला, और इसमें भी मानव बस्ती वाला। तो ये मानव बस्तियों वाला टॉपिक भी भाई इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो एक जैसे हैं। बाकी एक में विवरण भारत के संबंध में है और दूसरे में विवरण वैश्विक परिदृश्य में है, लेकिन जो मूल अवधारणा है दोनों की एक हैं। जैसे नगर की, ग्राम की परिभाषाएं हैं, वर्गीकरण हैं, तो वो हमें अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, अच्छे तरीके से हमें याद करने चाहिए। इसके बाद आपको मालूम रहना चाहिए कि आपके मानचित्र आएगा। मानचित्र आएगा आपके 2 नंबर का तो भारत का आएगा, और 2 ही नंबर का जो मानचित्र कार्य है वो आपको संसार वाला आएगा। तो मानचित्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम अध्ययन करें, क्योंकि मानचित्र जो है वो हमारे स्कोर को, हमारा जो पेपर है उसमें जो हमारी मार्किंग है उसको बहुत अच्छा बनाता है। तो इसलिए ये मानचित्र वाले जो प्रश्न हैं ये भी हमें करने चाहिए, हमें आने चाहिए। मानचित्र भरना बहुत आसान काम है, वो भी आपको आगे की कक्षाओं में मैं भूगोल के अंदर बताऊंगा। और मेरे द्वारा जो मानचित्र बताए जाएंगे वो आपकी कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। क्योंकि कक्षा 10 में भी वहाँ भारत का जो मानचित्र है वो लगभग 4 नंबर का दिया हुआ है। आप यदि थोड़ा समझते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में, तो ब्लूप्रिंट भी बोर्ड ने उपलब्ध कराया है कि कौन से चैप्टर में से कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कितने अति लघुत्तरात्मक, कितने लघुत्तरात्मक। तो उस तरीके से आप ये ब्लूप्रिंट भी बोर्ड का देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप बोर्ड का ये पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैं आपको इस पेपर से संबंधित जो सवाल हैं वो आगे अध्ययन कराऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम सबको पेपर देना है और पेपर देने में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अभी से हम तैयार होकर के जाएँ, वहाँ हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, हमें पहले से पता रहेगा
कि हमें आगे क्या करना है। तो उसके लिए देखें आप कि अपना नामांक सबसे पहले भरें। यहाँ क्या लिखा है कि जो पेपर आपको मिला है उसमें नामांक, अपना रोल नंबर। तो यहाँ पेपर में लिखने के लिए, रोल नंबर लिखने के लिए क्या है, जगह आती है। तो आपका जो भी रोल नंबर है वो आप उसके अंदर भरें, ये बात याद रखनी है। दूसरा क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो सारे प्रश्न करने हैं हमें, ये हमें मालूम है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो हमें जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबके आंसर आपको आंसर बुक में लिखने हैं। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखे जावें। या आंतरिक खंड से मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर इसके अंदर मान लो 4 प्रश्न हैं, जैसे A, B, C और D, तो आप इनको अलग अलग नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 1 डाला आपने, आंसर नंबर 1 डाला, उसका A कर दिया, मान लो आपको आता है। अगर आपको B नहीं आता है आप यहाँ छोड़ दीजिए, फिर आप यहाँ C कर लीजिए और फिर यहाँ D कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न नंबर 1 कर लिया, आपको ये 1 या 2 आते हैं और आपने ये वाले नहीं करके यहाँ आंसर नंबर 2 शुरू कर दिया और फिर आगे जा करके वापस आंसर नंबर 1 करके आप और C वाला कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो खंड में है उनके सबके उत्तर एक साथ लिखने हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ जो ABCD खंड दिए हैं इसके अनुसार बात हो, ये बात नहीं है। किसी प्रश्न के अंदर अगर कोई बिंदु चर्चा के लिए हैं तो उनके बारे में है। आगे अगर पेपर में आएंगे उस तरह के प्रश्न तो मैं आपको वहाँ पर ये याद दिलाऊंगा, बताऊंगा। अगर पेपर में हिंदी और अंग्रेजी, पेपर चूंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में, दोनों भाषाओं में आता है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यदि कोई अंतर रहता है, कोई विरोधाभास रहता है, तो यहाँ पर क्या है, हिंदी भाषा में जो प्रश्न आया है, हिंदी भाषा में जो लिखा है उसको सही माना जाएगा। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कई सारे बच्चे पूरा पेपर उतारते हैं कॉपी के अंदर, हमें वो नहीं करना है। हमें करना क्या है, प्रश्न पत्र तो हमें दिया हुआ ही है, वहाँ हमें प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये कॉपी मिली हुई है, इस कॉपी में आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उत्तर लिखो डायरेक्ट, उत्तर नंबर 1। आपको प्रश्न नंबर, प्रश्न, पूरा प्रश्न उतारने की ज़रूरत नहीं है। उस उत्तर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर लिख दी, आपका आंसर हो गया यहाँ पूरा। आप उत्तर नंबर 2 डालिए, एक लाइन छोड़ दीजिए और उत्तर नंबर 2, और उस उत्तर नंबर को लिखना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ करते हो पहले कि हमने प्रश्न लिखा, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न उतारा और फिर उसका उत्तर करने लगे। तो बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसा नहीं करना है, या किसी भी परीक्षा में जहाँ आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है वहाँ पर इस तरह का काम नहीं करना है। तो आप मेरी ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे। हम आपके प्रश्न पत्र पर चल रहे थे, तो प्रश्नों का जो अंक भार है वो दे रखा है। तो देखिए खंड ए में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 तरह के प्रश्न कौन से होंगे और उनके जवाब हम किस तरह से देंगे। तो देखिए खंड ए में 17 प्रश्न हैं। कितने नंबर के हैं, तो वो 1-1 नंबर के हैं। 17 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, मतलब टोटल 17 के। अब ये 3 तरह के हैं। 3 तरह के कैसे हैं कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। इसके अंदर तो एबेसेदे वाले प्रश्न आएंगे। तो एबेसेदे वाले प्रश्नों की संख्या हुई 1 से 9, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। दूसरे वाले में आपको प्रश्न नंबर 2, ये तो प्रश्न नंबर 1 हुआ, ये हुआ प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में 1 से लेकर के और 4 तक आपको ब्लैंक स्पेस वाले, रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में 1 से लेकर के और 4 तक ये 1 वर्ड वाले आंसर होंगे, 1 शब्द वाले या मैक्सिमम 1 लाइन वाले आंसर होंगे। तो इस तरह से ये टोटल कितने प्रश्न होंगे आपके, 17 प्रश्न। अब देखिए यहाँ जो आ रहा था ना कि आंतरिक खंड है तो उनके उत्तर एक साथ लिखें। तो जैसे आप प्रश्न नंबर 3 सॉल्व कर रहे हो या प्रश्न नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर लिखेंगे हम, तो उत्तर नंबर 2। अब इस दूसरे में जो 4 प्रश्न हैं उनमें से हमें प्रश्न नंबर 1 आता है, हमें प्रश्न नंबर 3 आता है और 2 और 4 नहीं आते। तो हम क्या करते हैं कि पहले प्रश्न नंबर इसका आंसर दे देंगे, फिर इसका आंसर दे देंगे, फिर आगे कभी जाकर के कोई से प्रश्न के भी बाद मान लो प्रश्न नंबर 8 तक कर लिया, फिर प्रश्न नंबर 2 का आंसर जो है वो हम दोबारा करने लग जाएंगे, वापस करने लग जाएंगे। और उसमें दूसरा और चौथा रह गया था हमारा, तो यहाँ हम दूसरा कर देंगे और यहाँ हम
जैसे भी हमसे आता है तो चौथा कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। प्रश्न नंबर 2 के ये 4 आंतरिक खंड है, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 1 में ये 1 से और 9 तक आंतरिक खंड है, तो इनके उत्तर एक ही जगह पर लिखने हैं। पहले प्रश्न के सारे प्रश्न हो जाएं, दूसरे प्रश्न के सारे प्रश्न हो जाएं, कहीं अन्य जगह पर आप इनको नहीं लिखेंगे। ये विशेष तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि इनकी वजह से एग्जामिनर जो है उसका मूड थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि पहले से आपको इंस्ट्रक्शन दिए और आप वो काम नहीं करें। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 और 22 में मानचित्र है। मानचित्र आपको दिया जाएगा या दिया क्या जाता है, आजकल मानचित्र जो है वो पेपर के लास्ट वाले पेज में आता है, तो आपको वो पेज निकालना होता है और अपनी कॉपी के साथ अटैच करना होता है। अलग से कोई मानचित्र नहीं दिया जाता। तो दोनों मानचित्र 2-2 नंबर के हैं, तो विशेष तौर पर इनको भरने का हम याद रखेंगे। और उत्तर पुस्तिका के साथ उन मानचित्रों को नत्थी करना है, मतलब आपको वहाँ पर धागा मिल जाएगा, परीक्षक आपको धागा देगा और धागे से आपको मानचित्र कॉपी के अंदर बांधना है। आप याद रखें, कॉपी में जहाँ आपका वर्क पूरा हो रहा है उसके जस्ट बाद आप अपने मैप जो है वो वहाँ पर बांध दें, उसके साथ नत्थी कर दें और इस तरह से नत्थी करें कि वो कॉपी से बाहर ना निकले, उनको अंदर लगा दें। यह विशेष तौर पर याद रखें। तो इस तरह से ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हुए। अब आते हैं प्रश्न। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ एक बार सरसरी नज़र से आप प्रश्न देखें केवल कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न हैं और वस्तुनिष्ठ टाइप के कितने आने हैं, 9। एबीसीडी वाले कितने आने हैं, 9 प्रश्न। तो यहाँ से लेकर के और आगे तक ये आपके 9 प्रश्न आ जाएंगे। ये हुआ 8वां और लास्ट हुआ 9वां। तो इस तरह से ये 9 प्रश्न यहाँ पर आ गए। ये 9वां प्रश्न रहा। अब उसके बाद में आते हैं रिक्त स्थान। तो मैंने बताया दूसरा प्रश्न आपको क्या है, रिक्त स्थान का है। रिक्त स्थान के अंदर भी 4 प्रश्न होने हैं। तो ये 4 प्रश्न आपके 1 2 3 और 4, ये 4 प्रश्न ये हो गए। उसके बाद में देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो उनके बारे में भी मैंने बताया आपको कि 4 प्रश्न आने हैं। तो 1 1 2 2 लाइन के या एक शब्द का आंसर इनका होगा, तो आप इनको भी देखेंगे। ये तीसरे टाइप के प्रश्न हो गए आपके, ये 4 प्रश्न ये हो गए। तो इस तरह से खंड ए आया। अब खंड ए के बाद में खंड बे, जिसमें 1.5 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो 1.5 नंबर के प्रश्न आपके होंगे 15 तक। तो 1 2 3 तो छोटे वाले हो गए, फिर उसके बाद में ये 15 तक। फिर खंड से आ गया, जिसमें 3-3 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे और उसके बाद में आपका 3-3 नंबर के 16 17 18 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और 4 नंबर वाले प्रश्न आपके 19 नंबर और 20 नंबर। अच्छा, 19 और 20 में आप देख रहे हैं कि अथवा है, मतलब आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 2 में से आपको 1 प्रश्न सॉल्व करना है। और अंत में आपको मानचित्र के 2 प्रश्न मिलेंगे, 21वां और 22वां। एक में विश्व का मानचित्र होगा और एक में भारत के मानचित्र के संबंध में प्रश्न होगा। तो ये आपको सॉल्व करने हैं। जब आपको पेपर का पैटर्न ढंग से समझ में आ जाए कि पेपर किस तरह से देना है, तो आंसर करना एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो आंसर करना काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले हम पेपर की प्रकृति को समझें। मैंने जो 2-3 चीज़ें बताई हैं आपको, आप उनको अच्छे से ध्यान में रखें, प्रैक्टिकल हो जाए थोड़ा सा कि कैसे हमें पेपर देना है। चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रश्न पत्र को सॉल्व कैसे करें जो बोर्ड ने जारी किया है। तो देखिए आपके सामने बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्नों में जो ऑप्शंस हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इसको सॉल्व करना है, आंसर बताने हैं इसके। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि बोर्ड का मॉडल पेपर आपके पेपर में थोड़ी आएगा, उसमें से कोई संबंधित कोई एक आध प्रश्न आ सकता है, तो आप उसके दृष्टिकोण से इसको पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही आंसर अगर आपके आया हुआ है दिमाग में तो तुरंत बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, ग्रिफिथ टेलर ने। तो हम जानते हैं कि भूगोल में ये 3 संकल्पनाएं आई थी मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में। एक तो है नियतिवाद, एक है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। तो देखिए टेलर ने जो दिया वो तो क्या था, नवनिश्चयवाद था। टेलर ने जो दिया वो क्या है, नवनिश्चयवाद है। रेडजेल, जिन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, मानव भूगोल के पिता किनको कहा जाता है, रेडजेल को। इनके तीनों चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। मानव भूगोल के पिता रेडजेल को कहा जाता है। और इन्होंने दिया था नियतिवाद। इन्होंने क्या दिया, नियतिवाद या निश्चयवाद जिसे हम कहते हैं। तो निश्चयवाद का प्रतिपादन रेडजेल महोदय ने किया, फ्रेडरिक रेडजेल।
फिर एक तीसरी विचारधारा जो जिसे हम संभववाद कहते हैं। संभववाद दिया था किसने? विडाल डी ला ब्लास ने। संभववाद किन्होंने दिया? ब्लास ने संभववाद। इसको अवसरवाद भी कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में मानव भूगोल के अंदर ये 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिनमें पहली थी नियतिवाद, दूसरी थी संभववाद और तीसरी थी नवनिश्चयवाद। तो हमें तीनों का याद रखना है। नियतिवाद किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल ने। संभववाद किसने दिया? विडाल डी ला ब्लास ने। और नवनिश्चयवाद किसने दिया? तो ग्रिफिथ टेलर ने। आपको ये याद रखना है, पेपर में प्रश्न आने की संभावना इनमें से काफ़ी रहती है। फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में विशेष तौर पर याद रखें आप कि इनको मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हुआ हमारा कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? आंसर हुआ फ्रेडरिक रेटजेल। अब देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? अब आप जानते हैं कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? वो जो देश के जीडीपी में योगदान देती है, जो किसी भी प्रकार से इनकम करती है, वो क्या है? कार्यशील जनसंख्या, जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में या कमाने में लगी हुई रहती है, वो क्या है? कार्यशील जनसंख्या है। तो कार्यशील जनसंख्या के अंदर आयु वर्ग जो माना गया है वो माना गया है 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष को किसके अंदर माना गया है? कार्यशील आयु वर्ग के अंदर माना गया है। अब 15 से पहले मतलब 0 से 15 के बीच में, 0 से और 15 के बीच में, और एक 59 के बाद मतलब 60 व अधिक, इनको क्या कहा जाएगा? तो देखिए इनको कहा जाता है, देखो 0 से 15 वाले तो होते हैं क्या? बच्चे। और 59 के बाद वाले मतलब 60 या उससे अधिक वाले क्या होते हैं? वृद्ध। तो ना तो बच्चों से काम होता है और ना वृद्धों से उस तरह का काम विशेष रूप से होता है। तो फिर इनको कहा जाता है क्या? आश्रित जनसंख्या। क्या कहा जाता है इसको? आश्रित जनसंख्या। तो ये याद रखें कि कार्यशील आयु वर्ग के अंदर कौन सी आती है? तो कार्यशील के अंदर 15 वर्ष से और 59 वर्ष की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन या अवधारणा निम्न में से किसकी देन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? महबूब उल हक ने। और ये कहाँ के हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे सबसे खराब मित्रों में से एक पाकिस्तान से है। तो मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की। अच्छा, मानव विकास की अवधारणा में महबूब उल हक का साथ देने वाले भारतीय कौन थे? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन उनका आंसर हो जाएगा। बाकी मानव विकास की अवधारणा किसने दी है? तो वो दी है डॉक्टर महबूब उल हक ने। हमेशा हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो आप ये एक प्रश्न याद रखेंगे कि यूएनडीपी है। कौन सी संस्था है? यूएनडीपी, जो प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। हमारी दोनों किताबों में मानव विकास से संबंधित चैप्टर है, उसका अच्छे से अध्ययन करें, वहाँ से विशेष रूप से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न आपके अवश्य आएंगे मानव विकास से। तो मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई। प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। आगे अगर समय रहा तो ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, बताऊंगा कि मानव विकास के क्या आयाम होते हैं, किस तरह से मानव विकास का निर्धारण होता है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का आंसर रहेगा डॉक्टर महबूब उल हक। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो कार्य आज से प्रारंभ किया है वो आगे जारी रहेगा। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मॉडल पेपर से संबंधित अगले वीडियो विंटर वेकेशन के बाद मतलब 5 जनवरी के बाद आपके सामने लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।